हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। तो आज से आपका मैराथन क्लास स्टार्ट है। आज का पहला टॉपिक है एनसीएफ का 2005 का जो गाइडलाइन आया था उसको हम लोग विस्तार में देखेंगे क्या क्या है उसमें। आपका 6 टॉपिक अगर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनसीएफ के द्वारा कितने थीमों को मतलब सिलेक्ट किया गया है, तो थीम सिलेक्ट 6 हैं टोटल। ठीक है, अगर टोटल पूछेगा तो टोटल 6 हैं। ठीक है, पहला आपका है परिवार और दोस्त, सेकंड है आपका भोजन, तीसरा है आपका पानी, चौथा है आपका आश्रय, पांचवा है आपका यात्रा और लास्ट और छठवां ये है आपका चीजें जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? ठीक है, अब आपके सामने ये स्लाइड है, आप देखिए 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं? मौसम के बारे में तो कोई बात नहीं की गई थी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, भोजन तो है, आवास है, लेकिन पदार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। परिवार और मित्र है, यात्रा है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में कोई इसमें गाइडलाइन में शामिल नहीं किया गया था, तो ये भी आपका गलत होता है। तो डी आपका सही होता है। डी में आप लोग देखिए क्या गया, आवास है, यात्रा है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ एनसीएफ के और गाइडलाइन है जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हाँ, इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन कभी कभी इससे भी पूछ लेते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका एनसीएफ के कुछ मुख्य गाइडलाइंस। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में भी बाद में रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या कहता है एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, आपका जो है एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास। ठीक है, करने का ये हो गया प्रयास। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि आदि का मुख्य कार्य ये है कि जो गहरी समझ और अंतर संबंधी समझ को विकसित करता है। ठीक है, दूसरा आपका इसमें गाइडलाइंस में दिया गया है, उसमें है कि लिंग वर्ग संस्कृति धर्म भाषा भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको लिखिए, लिंग वर्ग संस्कृति धर्म भाषा भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कुछ और भी गाइडलाइन में दिए गए हैं। इसमें पूरी तरह से जो रटंत विद्या है, जो रट के सीखते हैं ना, रटंत विद्या मेरी जरूरी है, रटंत विद्या को हतोत्साहित किया गया है। किया गया है। ठीक है, इन पॉइंट ये आपका चौथा पॉइंट इसमें है, ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का इसमें प्रावधान किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था क्या होता है कि बच्चे को सेंटर में रख के,
हाँ, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या अच्छा है, वो कैसे पढ़ सकता है, खेल के द्वारा उसको पढ़ा जा सकता है या किसी और विधि से उसे पढ़ा जा सकता है। उसमें सेंटर में बालक ही रहेगा। उसके लिए जो बेनिफिट होगा उसके लिए शिक्षा अर्जित करने के लिए, उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। ये आपका जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 में था, उसको मदद करती है। ठीक है, तो आप उसके बारे में भी जान लीजिए कि क्या होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, यह आपका है 1986 का। अब इसमें भी इसमें भी इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या प्रावधान है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं कि ये किसके द्वारा लाया गया था। ये राजीव गांधी राजीव गांधी जी के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, सेकंड है आपका ये कोठारी आयोग जो आया था 1964 से 66 में, इसमें एक बड़ा मतलब आधार ये बनाता है, तो इसमें ये भी लिख दीजिए कोठारी आयोग। ठीक है, ये आपका कभी कभी पूछ लेता है कि कोठारी आयोग कब आया था, तो वो आप बता देंगे कि 1964 से 66 में। ठीक है, ये एक बड़ा इसका आधार बना था। ठीक है, अब ये इसका मतलब रखा स्ट्रक्चर क्या रखा गया था, तो वो रखा गया था आपका 10+2+3। ठीक है, ये रखा गया था 10 तक तो आपका हाई स्कूल हो गया, 2 इंटरमीडिएट और 3 जो है वो ग्रेजुएशन का, तो ये रखा गया था। अब इसमें कुछ और मुख्य बातें भी हैं, उसको भी देख लीजिए। इसमें किस किस को शिक्षा देने के लिए मुख्य विशेषताएं दी गई थी, क्या क्या किस पे जोर दिया गया था। तो इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा पे मुख्य रूप से विशेष जोर दिया गया था। इस पे व्यवसायिक शिक्षा वो शिक्षा होती है व्यवसायिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें आप रोजगार के लिए कुछ मतलब पढ़ाई करते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा हो जो जिसको पढ़ के आप तुरंत रोजगार आपको मिल जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए बहुत कोशिश किया गया था कि वो शिक्षा में वो आए, महिलाओं के लिए भी। ठीक है, और इनमें जो सामाजिक विषमताएं हैं जो, उसको भी दूर करने के लिए इसमें इनको लाया गया था सबको। तो ये हो गया। अब ये आप राष्ट्रीय नीति ये पढ़ लिए हैं 1986 का, तो अभी लेटेस्ट में जो आया हुआ है आप उसको भी एक बार नजर डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी पूछ लेते हैं। एनईपी जो है, जो नई गाइडलाइन आई है 2020 का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें भी बहुत डीपली कुछ तो ऐसा पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें हैं कि ये कौन लाया था, तो ये लाए थे के कस्तूरी रंजन। ठीक है, ये क्या है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इस जो एनईपी आया था 2020 में, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका था 5+3+3+4। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर लेके आया गया था इसमें। तो चलिए फिर ये कंप्लीट हो गया आपका, एक क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लाई हूँ, कुछ ही क्वेश्चन लाई हूँ जिससे आप पढ़ के क्वेश्चन लगाने के लिए हो जाएंगे। अब देखिए पहला टॉपिक आपका परिवार और दोस्त, वहां से स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। देखिए, हाथियों के विषय में वह स्थान चुनिए जो सही नहीं है। क्या सही नहीं है उसको चुनना है आप लोगों को। लिखा है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया हाथियां झुंडों में रहती हैं। थर्ड हो गया
एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। और लिखा है कि इसमें हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि क्या सही नहीं है। अब सही नहीं है, चलिए एक चीज आपको मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, उससे उसके बाद आप ये लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। देखिए पहला है ये जो है हाथियों के झुंड का। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है कि सबसे बड़ी जो मादा हाथी है झुंड की मुखिया होती है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि जो झुंड की जो मतलब मुखिया होता है वो कौन होता है, हाथी होता है कि मतलब मादा हाथी होता है। ठीक है। दूसरा क्या है इसका कि ये जो वयस्क हाथी होते हैं एक दिन में 100 किलो पत्ते खा सकता है। ठीक है। कहीं कहीं 200 लिखा था तो वो गलत हो जाता है, एनसीईआरटी में 100 किलो ही लिखा है तो आप उसी को मानिएगा। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको भी कभी कभी बढ़ा देता है कि 8 से 10 घंटा सोती है, ये वो, तो फिर वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, 2 से 4 ही घंटा सोती है। क्या है कि कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा करती है। ठीक है, हाथी कीचड़ में लोट पोट करती है, पानी में जाती है, तो उससे क्या होता है उसको जो शरीर में उससे ठंडक प्रदान करती है। नन्हा हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। ठीक है। तो देखिए इसमें 15 वर्ष झुंड छोड़ देती है, तो देखो आपने नीचे पढ़ा था ये सही है। ठीक है, हाथियां झुंडों में रहती हैं, ये भी सही है, लेकिन 20 से 25 नहीं। इसमें 10-12 हाथी ही झुंड में रहती हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो यही यही आपका आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड इसमें आइए, थर्ड में आइए। तो निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है आपको। तो इसमें देखिए क्या क्या है। 3 महीने के हाथी के बच्चों के वजन का समानतः 100 किलोग्राम होता है। और लिखा है वयस्क के हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, ये तो गलत है आपका, क्योंकि 100 किलोग्राम मैंने अभी नीचे आपको पढ़ाया था। और सी ऑप्शन में है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो देखिए ये भी नीचे मैंने पढ़ाया था। हाथी कीचड़ में हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी है। इसमें आपका देखिए क्या आंसर रहेगा। थर्ड में आपका है आंसर। देखिए ये कौन सा, ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत है, 100 किलोग्राम का नहीं होता है। और आपका सी और डी, ये दोनों ऑप्शन है, इसमें किस ऑप्शन में है, सी और डी, ऑप्शन एक, ऑप्शन ए में है ये। तो आपको देखिए यहाँ से आपको सारे टॉपिक मिल गए कि कहाँ से क्या है कैसे है। ठीक है, और हाथी के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी जो है वो है। हाँ, एक ये भी है कि हाथियों के जो कान होते हैं वो खुद को हवा देने के लिए, खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए होते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, हाथियों के कान हवा देने और खुद को ठंडक देने के लिए होता है। वो हिलाते नहीं रहते हैं कान, तो वो उनका वही काम होता है। ठीक है, तो ये हाथी के बारे में आपका पूरा डिटेल है। इससे ज्यादा कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा पीवाईक्यू ही लेके आई हूँ। तो पीवाईक्यू में मैं इस टॉपिक से आपको हर एक साल 1-2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। इतने सारे टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब मधुमक्खी के बारे में देखिए कुछ कथन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है मधुमक्खियों के कथन के बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये अंडे देती हैं। ये हो गया। जो रानी होती है मधुमक्खी, जो अंडा देती है वो रानी मधुमक्खी होती है। तो यहाँ से आपका ये मधुमक्खी वाला हो गया। और चलिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे और क्या आपका छूट रहा है मधुमक्खी के अकॉर्डिंग, तो मैं और बता दूंगी। मधुमक्खियां शहद
ये छत्ते में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी। ये नीचे में पढ़ा, ये तो सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हुआ। अभी ये आप लोगों को नहीं पता तो इसको छोड़ दीजिए, मैं और बताऊंगी, फिर उसके बाद आप टिक लगाइएगा। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां हैं जो दिन भर कार्य मतलब छत्ते में बनाने और बच्चे पालन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, श्रमिक मक्खियां शहद के लिए रस की खोज में फूलों का रस का चक्कर लगाती हैं और रस लाती हैं। तो आपको यहाँ से अभी इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन मिला है, तो मैं कुछ और आपको बता देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अक्टूबर और से दिसंबर तक वो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी उसकी मुखिया होती है छत्ते में। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। ठीक है, कुछ नर होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। जो छत्ते में अधिकांश जो मधुमक्खियां थी वो श्रमिक होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक होती हैं। ठीक है, श्रमिक के रूप में जो नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है उनका। ठीक है, जो नर है मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो चलिए इतना आपके पास हो गया है, तो अब ऑप्शन आपके देखते हैं कि क्या सही हो सकता है। तो चौथे में आपका ए तो सही है। नर मक्खी रेशम के विशेष क्या कहते हैं, ये तो नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में आपका दिया है कि मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां हैं जो दिन भर छत्ते और बच्चे पालन करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। डी श्रमिक मक्खियां शहद की खोज से शुरू हुई, ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और डी है, तो डी वाले में ये सही आंसर आता है, 1 और डी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका डन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, कौन कौन से विषधर सर्प हैं, तो आइए पहले इसको देखते हैं कि भारत में जो है भारत में जहरीले सांप। ठीक है, जो जहरीले सांप कौन कौन से 4 तरह के होते हैं भारत में जहरीले सांप। एक नाग होता है, एक करैत होता है, एक दुबोइया होता है, एक अफाई होता है। ठीक है, इसका फोटो भी मैंने दिया है, आप देख के और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ये नाग है आपका, ये करैत है, ये अफाई है और ये दुबोइया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसमें और फैक्ट है। सांप के 2 खोखले दांत जहर छोड़ते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, सांप के काटने की दवा जो सीरम बनाई जाती है उसी की जहर से बनाई जाती है। और जो सपेरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कालबेलिया बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन देखिए, आप लोग फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों समूह। तो ये थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई है। ठीक है, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई जो बनाई जाती है वो कैसे बनती है, तो वो सांप के ही जहर से बनती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ, तो वो सांप के ही जहर से बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, बाघ के बारे में कुछ है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया, ये बातें सही हैं। बाघों के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, ये भी सही है। बाघ की दहाड़ जो है 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। 5 किलोमीटर तक नहीं, 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मतलब ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। ये लिखा है चौथा आपका क्या है कि बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब
ठीक है, अपने पेशाब से अंकित करता है। तो ये जो पेशाब से अंकित करता है, ये बातें सही है। ये बातें आपको पता है कुत्तों में भी होता है। कुत्ते भी जहाँ रहते हैं ना, वो अपना एरियल इसी तरह मार्क करते हैं कि कोई और कुत्ता उनके टेरिटरी में ना आ जाए। कोई और आता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, कोई और कुत्ता हमारे टेरिटरी में आ गया था। तो इससे आपका देखिए पहला, दूसरा और डी, ए बी और डी है। तो ए बी और डी, ये ऑप्शन सी ये सही है। बाघ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो बाघ मतलब जो बाघ जो होता है, उसे हवा में जो पत्ते हिलते हैं या जानवर जा रहे हैं, उसे वो आसानी से पहचान लेता है कि ये पत्ते हिलने की आवाज़ है या कोई जानवर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो सारे फैक्ट इसमें हो गए हैं और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है इसमें बाघ वाले में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपका जो है उसमें क्या है कि 8वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सी सही है। ठीक है, सी में क्या है कि गाय 4 घंटे सोती है, ये तो सही है आपका। और ये सब गलत क्यों है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो बिल्ली ये कितने घंटे सोती है? बिल्ली दिन में कम से कम 12 से लेके 16 घंटे तक। ठीक है, अब सेकेंड क्या है? अजगर। अजगर कितने घंटे सोता है? अजगर सोता है 18 घंटे, सोता ही रहता है पूरे दिन। और ये जिराफ कितने घंटे सोता है? जिराफ सोता है 1.9, मतलब 2 घंटे से भी कम। ठीक है, ये 2 घंटे से भी कम सोता है। सोचो, इतना कम सोने लगे तो हम लोग कितने पढ़ लेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? ठीक है, सर्वाहारी क्या होते हैं? ये होते हैं शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी में आपका कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, मांसाहारी में कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, शेर हो गया, बाघ हो गया। और सर्वाहारी में आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर्वाहारी में क्या क्या आता है? इसमें आपका हो गया कौवा, मनुष्य भी कुछ मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, सुअर भी होते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो 9वां का होता है, ऑप्शन ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका 10वां क्वेश्चन है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति उसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संकटापन्न प्रजाति। ठीक है, क्या होता है कि आईयूसीएन लिस्ट निकालता है। वो 4 प्रकार के अपना देता है, 4 प्रकार की लिस्ट, जिसमें सभी जानवरों को, पेड़ पौधों को उसमें लाया जाता है। तो वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला संकटापन्न, दूसरा होता है सुभेद्य, तीसरा होता है आपका दुर्लभ, और चौथा आपका होता है विलुप्त। विलुप्त वो हो जाते, मतलब उन जीवों को विलुप्त में लाया जाता है जो 50 वर्ष से वो दिखे ना हो। ठीक है, उसको विलुप्त के कैटेगरी में लाके रख दिया जाता है, जो 50 वर्ष से दिखे ही ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए 11वें क्वेश्चन में। क्या लिखा है कि वन जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? मनाया तो अक्टूबर में जाता है ये, लेकिन कभी कभी ना इसमें डेट भी पूछ लेता है कि कब मनाया जाता है। तो उस डेट को लिखिए आप, 2 से लेके 8
अक्टूबर। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई व्यक्ति सांप को पकड़ कर रख नहीं सकता, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत? जीव जंतु कोई भी, जैसे जो ऐसे जंतु हैं उनको पकड़ के नहीं रख सकता, जैसे शेर को कोई पाल नहीं सकता, बाघ कोई पाल नहीं सकता, कोई पकड़ के नहीं रख सकता, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। देखिए कुछ इसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके तहत जो वन हो गया, जंगली जानवर हो गए, ठीक है, वन, जंगली जानवर, पक्षी, ठीक है, इनका संरक्षण पहले राज्य के अंतर्गत आता था, राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन अब 42वें संशोधन के बाद ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में आप लोग को पता है कि कौन कौन सा होता है। समवर्ती सूची में राज्य भी होता है और संघ भी होता है। ठीक है, संघ मतलब केंद्र सरकार जो होती है वो भी रहती है और राज्य भी होते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट था, इसको भी आप लोग देखिएगा। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी देख सकती हैं। तो वो पक्षी कौन कौन से हैं, आइए चलिए देखते हैं। वह पक्षी होते हैं चील और गिद्ध। उसमें एक और पक्षी जुड़ा रहता है जिसका नाम बाज है। बाज भी 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य अगर 2 मीटर देख रहा है तो ये जानवर फिर कम से कम 8 मीटर की दूरी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, पक्षियों के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, इसलिए वो कभी देखिए आप लोग गौर से, पक्षियाँ अपने गर्दन घुमाते रहते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है, इसलिए वो अपने गर्दन को घुमा के आसपास वाले जो भी देखना होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक की ये भी देख लीजिए पॉइंट, सुनना मतलब क्या है। पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, तो उनका जो कान होता है वो जैसे हम लोग का कान उभरा हुआ होता है वैसा उनका नहीं होता है, उनका एक छोटा सा छेद होता है और ढका हुआ होता है। यहाँ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाँ, ये जिसके कान मतलब एक छेद की तरह होता है, हाँ, वो सारे पक्षी चाहे जानवर जो भी हैं वो अंडे देते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब भी अंडे देते हैं। हाँ, और जो मैमल्स होते हैं मतलब जो स्तनधारी होते हैं और जिनके कान उभरे होते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए फिर 14वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 14वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान व ढूंढ सकता है? तो वो होता है रेशम कीट। ठीक है, ये होते एक जो चींटियां भी होती हैं वो भी एक जब चलती है ना तो एक गंध छोड़ती हैं। ठीक है, तो वो भी अपने मतलब जो उनके साथ चलती है ना, लंबी कतार में चींटियां चलती हैं तो वो भी उनकी गंध से ही उस लाइन में चलती हैं। ठीक है, रेशम कीट
जो होता है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ठीक है, ऐसा क्या चीज़ें चाहिए कि मतलब बीजों को ऐसा क्या चीज़ चाहिए जिसकी उपस्थिति उसको ज़रूरी नहीं है? तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसमें मैं आपको आंसर भी ऐड कर दी हूँ। उसमें क्या क्या देखो, वायु तो चाहिए, नमी भी चाहिए उन्हें, और एक उचित तापमान भी चाहिए। तो उचित तापमान कितना चाहिए? बीजों को अंकुरण के लिए 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें। जल और ऑक्सीजन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण आवश्यक स्रोत होता है अंकुरण के लिए। ठीक है, उपयुक्त नमी होनी चाहिए, उपयुक्त तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन तथा वायु की आपूर्ति बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अधिकांश बीज प्रकाश या अंधेरे को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बीज आप कभी भी जैसे आप चना ही भिगो देते हो, उसको अंधेरे में ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि आप धूप में रखेंगे तभी वो अंकुरित होता है। उसको मतलब धूप की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, घटपर्णी नेपेंथिस पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसा के उसे खा जाता है, मतलब मांसाहारी पौधा होता है। ठीक है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारियाँ हैं। ये पौधा, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि चूहे, मेढकों और शिकार करता है, इन सब का स्थान क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में सिर्फ मेघालय में पाया जाता है और कहीं नहीं। ठीक है, अगर आपको ये पौधा देखना हो तो मेघालय जाके आप देख सकते हैं। क्या होता है कि ये इसके पास एक स्पेशल कोई खास खुशबू होती है, उसके जरिए ये कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, फिर इसका आकार घड़े जैसा होता है। देखिए घड़े जैसा बना हुआ है ना, घड़े जैसा होता है, और ऊपर पत्ती की ढक्कन होता है। जैसे ये है, ये ढक्कन है, ये अभी इसमें कोई कीड़ा जाएगा तो ये ढक जाएगा। ठीक है, तो ये ढक्कन होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब से नहीं प्राप्त होता ना, उसके बीज से होता है। गन्ना से उगाया जा सकता है। अदरक से उगाया जा सकता है, लेकिन गाजर से नहीं उगाया, उसका एक बीज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन ये गलत हो गया। हरी मटर से उगाया जाता है। जीरा से ही उगाया जा सकता है। चना भी और गेहूं भी। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। पालक का भी बीज होता है, उससे उगाया जा सकता है। सेब तो वो ऊपर वाले में है, तो ये सब गलत हो गया। आपका सही ऑप्शन बी है। ठीक है, कुछ और मतलब फल के सब्जी के समूह हैं जो खाने योग्य जो होते हैं, उसको भी पूछ लिया जाता है कि क्या खाने योग्य हैं। जैसे बैगन, मिर्च, सेब। ठीक है, इसका फल खाया जाता है। ठीक है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। ठीक है, इसका भी बीज खाया जाता है। ये आलू हो गया, अदरक हो गया, इसका तना खाते हैं। मूली, चुकंदर, सलजम और शकरकंद, इसके जड़े। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि जैसे ये मूली है, चुकंदर है, चाहे सलजम का पूछ लेता है कि ये इसका कौन सा भाग खाने योग्य है, इसका जड़ खाने योग्य होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, एक प्रकार का वृक्ष होता है जो मैंने फोटो ऐड किया है, इसी टाइप का होता है वृक्ष। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, और ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो 18वें क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है आप लोगों को, सही कथन चुनना है।
तो पहले कुछ आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर करिएगा। खेजड़ी वृक्ष का इसका जो नाम पड़ा है, ये राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है, ठीक है, उसके नाम पर ये पड़ा है। पहला ये हो गया। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। जो खेजड़ी गांव है, खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई के बारे में तो सुने ही होंगे, सलमान खान के केस में। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, हिरणों का भी बचाव करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। जो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है, वो ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में है तो बहुत पानी तो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी बहुत कम होता है। तो इस वजह से ये पेड़ वहाँ पे उगा हुआ है। तो एक ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। देखो एक पॉइंट और भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि यह फलियां देता है, ठीक है, ये फलियां देता है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे प्रभावित नहीं होता है, कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। क्या है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये तो सही है। क्या है, यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। सी क्या लिखा है कि इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इसको कीड़े प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए फोर्थ पे डी पे चलते हैं। तो ये छायादार वृक्ष लिखा हुआ है कि ये छायादार वृक्ष नहीं है। हाँ, अब पेड़ देखिए इसका है तो छाया यहाँ पे हो ही रहा है, तो है छायादार वृक्ष। ये सभी नहीं कह सकते कि एकदम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। अब ई ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन में क्या लिखा है कि इस क्षेत्र के जो जानवर हैं इस वृक्ष की पत्तियां खाना पसंद करते हैं, ये बात सही है। तो ये चीजें आपका हो गया ए, बी और ई। ऑप्शन किस में है? डी में। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब एक जानवर है जिसका नाम है स्लॉथ, ठीक है, भालू की प्रजाति होती है ये, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। इसे भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो स्लॉथ है, ये भालू की एक प्रजाति होती है और ये आलसी जीव है। ये मनुष्य से भी आलसी जीव है। हम लोग तो आलसी हैं ही, ये हम लोग से भी ज़्यादा आलसी है। इसको देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैं इसमें लिख देती हूँ। ये पहला तो यही है कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं हैं, ठीक है। भालू जैसे दिखते हैं पर होते हैं नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ये करीब करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे लटक के मस्ती से सोते रहते हैं, मतलब इसके पास और कोई काम नहीं है, दिन भर सोता रहता है ये है। तो ये 17 घंटे तो सीधे नहीं, उल्टे लटक कर सोते हैं। बताओ कितना, 17 घंटे बहुत होता है, 17 घंटे सोता है ये, ठीक है। और ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते पर मतलब पलते हैं, वही पत्ते खाते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं
उसी के पत्ते खाते हैं। ठीक है, ये अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब इतने आलसी होते हैं कि ये जो होते हैं अपने पूरे जीवन, मतलब 40 साल का इनका जीवन होता है, अपने पूरे जीवन में, लिख देती हूँ मैं, पूरे जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतना भी तकलीफ क्यों उठा रहा है? एक ही पेड़ पर, लेकिन एक पेड़ पे पत्ते ही खत्म हो जाएंगे, क्या ही करे बेचारे, अब जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पेड़ पे। चलिए फिर, और इनकी एक और ख़ास बातें हैं। ये सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। मतलब इससे ज़्यादा आलसी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, ये सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए उतरते हैं। ठीक है, नीचे उतरते हैं अपना। इसमें हो गया आपका सारा पॉइंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोशिश करूँगी कि 4 से 5 क्लास दूंगी टोटल। उसमें आपका ईवीएस का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब एक एक करके टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।